हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, और उसकी थोड़ा सा एक मेथडोलॉजी को हम अनपैक करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है। उससे पहले हम देखें कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये होती क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस जानने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ सोशल साइंस का पता होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हम एड्रेस कर पाएंगे काफ़ी क्वेश्चंस को। और एक जाने को ये एग्जामिन ज़रूर करना चाहिए सोशल साइंसेस पे कि ह्यूमन बींग्स का परस्यूट क्या है और क्या वैल्यू होती है एक एकेडमिक डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश करने में। तो अगर हम स्कॉलर्स की डेफिनेशन पे जाएं, तो जो फंडामेंटल परस्यूट होता है ह्यूमन बींग्स का, वो हम देख सकते हैं उनकी क्वेस्ट फॉर द नॉलेज, फॉर द मीनिंग, क्या अपनी ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करना। और ये सब जुड़ा होता है उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक इनेट क्यूरियोसिटी होती है और एक डिज़ायर होती है। वो क्या डिज़ायर होती है, टू कॉम्प्रीहेंड देयर वर्ल्ड अराउंड देम। अब हम एक स्कॉलर्स की एग्जांपल लेंगे जिसमें आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू इट इज़ टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग। कहते हैं कि क्यूरियोसिटी का अपना ओन रीजन है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। और कहते हैं ये मार्वलस स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी है हमारे आसपास। अगर हम थोड़ा सा भी इसका डिस्कवर कर लें दिन बाय दिन, तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। स्कॉलर्स जैसे कि फ्रैंकल कहते हैं कि कहते हैं लाइफ इज नेवर मेड अनबेरेबल बाय सर्कमस्टांसेस, बट ओनली लैक ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। कि जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं वो अनबेरेबल नहीं होते इतने जितना कि अनबेरेबल हो जाता है हमारी लाइफ जब हमारे पास कोई मीनिंग नहीं रहता या कोई पर्पस नहीं रहता। ये एम्फसाइज करते हैं चीज़ें कि जो परस्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है वो सेंट्रल है टू दी ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो ह्यूमन होते हैं वो सीख करते हैं मीनिंग, आइडेंटिटी, और ग्रैपल करते हैं विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, मोरालिटी और पर्पस। सोशल साइंस में अगर हम देखें तो हेगल और मार्क्स की ये फर्स्ट अप्रोच हमें देखने को मिलती है उनके नॉलेज और साइंस में। और अगर हम इसका स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ह्यूमन और सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, एक स्कॉलर मैं आपको और भी बताना चाहूँगा जिनका नाम था इब्न खालदून। वो 14th सेंचुरी के नॉर्थ अफ्रीकन फिलोसोफर थे। उन्होंने बुक लिखी थी मुकद्दमिया, MUQADDMAH। उनको कहा जाता है एज अ फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री, एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जियोग्राफर्स, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। वो एक अटेम्प्ट क्रिएट करते हैं। क्या अटेम्प्ट क्रिएट करते हैं, टू क्रिएट अ यूनिवर्सल हिस्ट्री बेस्ड अपॉन स्टडिंग एंड एग्जामिनिंग द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर जिन्होंने सोसाइटी को शेप किया। वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं असाबिया, ASABIYYAH, असभ्य कह लो या असाबिया कह लो, विच इम्प्लाइज ग्रुप फीलिंग, ग्रुप सॉलिडारिटी, फेनेटिसिज्म ऑफ ट्राइबलिज्म। ये जो सोशल सेंटिमेंट्स है ये काम आते हैं इन द स्टेट फॉर्मेशन। तो ये हमें उनका नया एनालिसिस दिखता है। वो फर्दर कहते हैं अपने एनालिसिस में कि कहते हैं जो भी सिविलाइजेशन होती हैं वो स्टार्ट करती है विद द यूनिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी, और वो इवेंचुअली डिक्लाइन होती है थ्रू इंटेलिजेंस और वीक सोशल बॉन्ड की वजह से। अच्छा, अपने डाटा कलेक्शन में वो मेथड्स प्रायोरिटाइज करते हैं जिनकी वजह से हमें सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड में
समझने में मदद मिलती है। वो कहते हैं कि वो प्रायोरिटाइज करते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन को और डाटा कलेक्शन को टू अनफोल्ड न्यू एनालिसिस, कि जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम फिर उससे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो हमारा एक नया सोशल एनालिसिस हमें देखने को मिलेगा जो कि बाकियों ने नहीं दिया होगा। और इससे हम प्योरली थोरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड या प्योरली विश्वास के प्रति फेथ बेस्ड एक्सप्लेनेशन से हम बचेंगे। थ्योरेटिकल का मतलब होता है आइडियाज या कॉन्सेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यही एक तरीका होता है थ्योरेटिकल टू explain the real world into something which is writable, something which is explainable, something which has a phenomena. Phenomena means something which is yet to discover. और ये abstract चीज़ें, ये जो theoretical paradigm होता है, इससे हम जो भी लिखते हैं, जो भी explanation देते हैं, इससे हमें contextualization करने में भी मदद मिलती है। हम जब लिखते हैं तो काफ़ी अमाउंट ऑफ डाटा को हम कंक्लूजन के रूप में लिख के प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम ऐसे नए सोशल एनालिसिस फॉर्म करते हैं तो वो बैक्ड अप होते हैं बाय दी डायरेक्ट एविडेंस। आज के टाइम में जो भी नॉलेज प्रेजेंट की जाती है वो एविडेंस बेस्ड ही होती है। हम थोड़ा सा दो अप्रोचेस की तरफ ध्यान देंगे। पहला है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। पॉजिटिविस्ट अप्रोच का कहना है कि जो हमारे आसपास फिनोमिना है वो येट टू बी डिस्कवर्ड है और सीन बाय द रिसर्चर है। रिसर्चर कौन होता है? पर्सन हु कंडक्ट स्टडी and the one who brings out fresh perspective that is yet to be found, और जो फ्रेश पर्सपेक्टिव कॉमन ना हो। वो दुनिया को एज इट इज ही देखते हैं, मीनिंग जो उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या जो उनके फैक्ट्स होते हैं वो लाई करते हैं फिजिकल एलिमेंट्स के बेसिस पे। देयरफॉर ये स्टडी होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड गैदरिंग अप ऑफ फिजिकल एविडेंस। इस अप्रोच की हमें एग्जांपल मिलती है डिसिप्लिन जैसे कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। नोटेबल एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं अगस्त कॉम्टे जो कि प्रबाउंडर थे पॉजिटिविज्म के, और डरकायम। तो डरकायम की हम थोड़ा सा थ्योरी को देखते हैं। वो अपनी सोशल फैक्ट्स की थ्योरी में सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इनटू द आईज ऑफ द रिसर्चर, और बताते हैं कैसे एक रिसर्चर नए डायनामिक्स को अनफोल्ड कर सकता है, जिससे एक रिसर्च जो है इंडिपेंडेंट थिंग बन जाती है, ना कि आप दूसरों के एनालिसिस कॉपी कर रहे होते हैं। वो सोशल फैक्ट को डिटरमाइन करते हैं एज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग। कहते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक्सटर्नल होते हैं टू ह्यूमन बीइंग्स। एग्जाम्पल इनका आ जाएगा सोसाइटल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन। ये एक्सटर्नल चीज़ें, ये जो डाटा कलेक्शन है, ये जो तरीका है एक्सटर्नल चीज़ों को स्टडी करने का, ये अप्रोच हमें डिसिप्लिन में और भी देखने को मिलती है। कौन से डिसिप्लिन में देखने को मिलती है? एक है एंथ्रोपोलॉजी, एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है हिस्ट्री। इस स्लाइड में सोशल फैक्ट्स की वजह से हमें ये भी मदद मिलने में भी पता लगता है कि पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या फ़र्क होता है। अब हम आर्ग्यू करेंगे कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमारे आसपास जो फिनोमिना होता है, जो ह्यूमन फिनोमिना होता है या ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम एक स्ट्रिक्ट पॉजिटिविस्ट लेंस से बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते। पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिजेक्ट करते हैं पॉजिटिविस्ट आइडिया को कि रिसर्चर कैन बी एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ऑफ द सोशल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि सोशल रिसर्च में मीनिंग बिहेवियर जो है इंडिविजुअल के, वो इन्फ्लुएंस होते हैं हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से, या जो कि सिंपल ऑब्जर्वेशन माइट नॉट कैप्चर द एसेंस।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। यूनिवर्सिटी में मान लो अगर हम एक रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, और मान लो एक हम सिंपल ऑब्जर्वेशन कंडक्ट कराते हैं कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोपहर के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का इतना कलेक्शन क्यों हमें देखने को मिलता है। बल्कि हम ये आर्ग्यू करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये होंगे कि नहीं, क्लासेस लगती हैं 3 से 4 भी, पर हम देखेंगे कि फिर भी स्टूडेंट्स क्यों आए होते हैं कैंटीन्स में खाने के लिए। या दोपहर को भी अगर हम एनालाइज करें 12 से 1 बजे के बीच में, या 1 से 2 बजे के बीच में, तो क्यों स्टूडेंट्स का रश रहता है। अगर हम सिंपल एज अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिवली उनको एनालाइज करें तो हमें कुछ हद तक कम डाटा देखने को मिलेगा। पर अगर हम एक सर्वे कंडक्ट करें, एक इंटरव्यू कंडक्ट करें, या एक तरह का क्वेश्चनियर कंडक्ट करें ओपन एंडेड, तो हमें पता लगेगा उनके बिहाइंड द मोटिवेशंस, उनके क्या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट हैं, उनके क्या सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं, उनके क्या साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हैं। हमें इन सब कॉन्टेक्स्ट से क्लियर रिसर्च फाइंडिंग्स मिलेगी। हम प्रेजेंट करेंगे अपने रिसर्च पेपर में कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अगर इस टाइम पीरियड में आते हैं तो उनके बिहाइंड द सीन पर्सनल मोटिवेशंस क्या हैं। देखो, सोशल साइंस में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम वाई को स्टडी करें और हाउ थिंग को स्टडी करें। यही जो मेन थिंग है आपके आर्ग्यूमेंट्स को एनालिटिकल बनाती हैं, डेप्थ वाले बनाती हैं, और बैक्ड बाय एविडेंस बनाती हैं, जो कि सोशल साइंस रिसर्च में बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, क्वालिटेटिव रिसर्च में आप इंटरप्रिटेशन देते हो, और इंटरप्रिटेशन जो होती है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र होती हैं। तो आप जब भी आर्ग्यूमेंट दो, आपका आर्ग्यूमेंट साउंड होना चाहिए एकेडमिकली, उसके पीछे लॉजिकल, रीजनेबल और फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो इतना सक्सेसफुल हो कि आपका जो प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है, जो आपकी टेस्टेड अजम्पशन है, उसको वो फुलफिल करने में एक अहम भूमिका निभाए। कंस्ट्रक्टिविस्ट का हम आर्ग्यू करें तो वो कहते हैं कि जो नॉलेज है वो गैदर की जाती है शेयर्ड एक्सपीरियंस से, ऑफ आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज। यहाँ पे जाके हमको इंटरप्रेटिज्म को भी समझना चाहिए। सोशल साइंस में कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी जो है वो अचीव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो ये अप्रोच होती है, इससे रिसर्चर को एक सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करनी पड़ती है, अपनी अप्रोच को नैरो डाउन करना पड़ता है, जहाँ पे इंडिविजुअल स्मॉलर ग्रुप्स को एनालाइज करते हैं इन डेप्थ में, ताकि न्यू एनालिसिस को हम ड्रॉ आउट कर सकें। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क की तरह काम करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जहाँ पे हम डीपर सेट्स ऑफ डाटा को यूज करते हैं ऑन अ सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या सिमिलर नंबर ऑफ एक्टर्स, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल। ये अप्रोच है डिफरेंट है क्वांटिटेटिव पार्टिसिपेंट्स पे, जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ डाटा गैदर किए जाते हैं, इधर ओपन एंडेड रिसर्च क्वेश्चन में, जो कि होते हैं ज़्यादातर यस या नो की फॉर्म में। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को रिसर्च मेथड से शेयर करती है, जैसे कि इंटरव्यूज, जैसे कि एथनोग्राफिक स्टडी। जैसे कि एक एग्जांपल है एथनोग्राफिक स्टडी की, मेलानोस्की थ्योरी ऑफ नीड्स में वो बात करते हैं सोशोलॉजिस्ट कि एथनोग्राफिक रिसर्च से हम कैसे न्यू डायनामिक्स को अनफोल्ड कर सकते हैं इन हिज फील्ड वर्क ऑफ टोरोबॉन्ड आइसलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। उनका काम जो था 1912 से 1915 में था। इसमें उन्हें ग्रुप्स ऑफ ट्राइब जो थी लोकेटेड थी साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ न्यू गिनी में। मेलानोस्की ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी अपनी स्टडी ऑफ द कुला किंग।
उन्होंने समझाया सेरेमोनियल एक्सचेंजेस, उन्होंने सिस्टम बताया वैल्यूएबल आइटम्स का, जैसे कि शेल, नेकलेसेस, आर्नामेंट्स, जो कि ट्रेड होते थे ट्राइबल्स के बीच में। ये प्रैक्टिस जो थी उन्होंने दर्शाई, उन्होंने बताया कि ये इलुस्ट्रेट करती है कॉम्प्लेक्स टाइज और ऑब्लिगेशन दैट अंडरमाइन सोशल ट्रांजैक्शन इन दी टोरोबैंड सोसाइटी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको थोड़े से इंसाइट्स अपनी बुक से दे रहा हूँ, जिसका नाम है बियॉन्ड बॉर्डर्स, हाउ फेडरलिज्म शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आप इस बुक को देख सकते हैं, आज़ाद पब्लिशर्स, आज़ाद बुक डिपो अमृतसर, इंडिया से। और आपको एक अच्छा रिसर्च गैप की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और आपको एक रिसर्च टॉपिक पे भी काम करते हैं देखने को मिलेगा। तो थोड़े से और आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कहते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें आपको ध्यान रखना होता है, आपको तब तक सर्च करना है जब तक आप एक 360 एनालिसिस नहीं दे दो उस सिचुएशन का, एक टोटलिटेरियन मैनर में आप अपने दिमाग में समझ ना लो। जब आप अपने दिमाग में समझोगे तभी आप अपना एनालिसिस ड्रॉ कर पाओगे। और जो फिनोमिना होता है, जो बिहेवियर होता है, फिनोमिना होता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। और जो सोशल साइंस में फिनोमिना होता है, ये एक बड़ा क्रूशियल की एलिमेंट है, जिसकी वजह से पूरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट मैटर टिका होता है। फिनोमिना जो है डिराइव करता है इंक्वायरी को, ये हमारी बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बनता है, जैसे कि सब्जेक्ट जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फिनोमिना को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम न्यू इंटरप्रिटेशन दे सकें। जो हम ये सब्जेक्ट्स बनाते हैं इनका पर्पस ही यही होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन बिहेवियर की, हम उसको अच्छे से एड्रेस कर सकें, अच्छे से सोसाइटल इश्यूज को हम उस पर काम कर सकें। नॉर्मन डेनिस एक स्कॉलर है, उनका कहना है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इज अ वे ऑफ सीइंग, इट इज अ वे ऑफ लिसनिंग, इट इज अ वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग। दस ये जो अप्रोच होती है डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है ह्यूमन बिहेवियर की। वाई एंड हाउ मोटिवेशन हमें बताती है कि अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, बियॉन्ड मियर नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की वजह से। जो एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं ताकि जो भी आप इंक्वायरी करें उसकी आप सिस्टमेटिक स्टडी करें, और ताकि आप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ को अनफोल्ड करें। जो मैक्स वेबर है सोशोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस इज टू अंडरस्टैंड द सोशल एक्शन, इंटरप्रिटेटिंग द मीनिंग ऑफ सोशल बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर आपका वेरी करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये ह्यूमन बिहेवियर आपको कंट्रीज में हम एनालाइज करेंगे, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसको एनालाइज करेंगे, हम इसको नॉन स्टेट एक्टर्स में ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या उनकी बिहाइंड द मोटिवेशंस है। अगर हमास ग्रुप आज एग्जिस्ट करता है, अगर हिजबुल्लाह एग्जिस्ट करता है, तो उनके पीछे की क्या मोटिवेशंस है। अगर इसराइल की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है या उनकी डॉक्ट्राइन में चेंज हो रहा है, तो कौन से इवेंट थे, क्या मोटिवेशन थी जिनकी वजह से उन्होंने ये स्टेप्स को लीड आउट किया। और ये कह देना कि ऐसे ऐसे स्टेप से उन्होंने ये डिसीजन लिए, इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें एनालिटिकली एकेडमिकली साउंड आर्ग्यूमेंट भी देना ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ लॉजिक्स, sequence of logics that convinces our mind कि yes, this particular thing happened because of this reason only। ये पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए कि ये ऐसे ही हुई, इसके लिए हमको एनालिटिकल डेप्थ देनी पड़ती है। एनालिटिकल डेप्थ में हम ऑफिशियल सोर्सेज का यूज करेंगे, गवर्नमेंट स्पीचेस का यूज करेंगे, परसेप्शंस का यूज करेंगे। हम बताएंगे कैसे जाके आगे ये परसेप्शन जो क्रिएट हुई थी, मान लो अगर ईरान में परसेप्शन क्रिएट हुई थी
ये परसेप्शंस आगे जाके रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होती हैं, हम वो हिंट्स प्रेजेंट करेंगे। हम जब अपना आर्ग्यूमेंट लिखेंगे पैराग्राफ में, हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, और हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे। रिसर्च की सबसे बड़ी खासियत ही ये होती है कि इसकी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने उस टॉपिक पे काम करना है जिस पे कम काम हुआ हो या बिल्कुल भी काम ना हुआ हो। तो जब आप उसे डीपली उस फिनोमिना को पढ़ेंगे तो आप एक अच्छी नई इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। जो रियल टेस्ट होता है किसी भी डिसिप्लिन का, वो यही होता है कि उसकी क्या अप्रोचेस हैं, उसकी क्या थ्योरीज हैं, उसका क्या एनालिटिकल मॉडल है, जो कि हम मार्शल कर सकें टू एक्सप्लेन द व्हाई इवेंट्स हैपन एंड व्हाट कैन बी डन टू अल्टर द कोर्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, ये रिलाई करती है रिगरस यूज ऑफ थ्योरेटिकल एम्पिरिकल मेथड्स, जो एनहांस करते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को। अगर यूएस ने आज जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसके लिए हमें एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें पीछे का इन डेप्थ रिसर्च चाहिए, ताकि हम एक फ्यूचर का फोरकास्ट क्रिएट कर सकें कि अगर यूएस ने पहले भी ऐसा किया तो आगे भी ऐसा कर सकता है। तो 1970 के दशक में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन जो था वो मेनली कंसर्न था इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे। स्टडीज जैसे कि क्वेश्चन ऑफ वॉर एंड पीस, स्कॉलर जो थे बिलीव करते थे कि जो नेशन की मिलिट्री पावर है वो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन डिटरमाइनिंग हाउ नेशन वुड रिलेट टू अदर्स। स्कॉलर ने ये भी फोकस किया कि रिलेटिव मिलिट्री स्ट्रेंथ एक नेशन की कंपेयर टू अदर्स, और उसके जो अलायंसेस हैं डिप्लोमेसी के बीच में बिटवीन द नेशन, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज, और उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कैसे उनका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। 1970 के बाद हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बहुत अच्छा रोल मिलता है एज ए बिहाइंड मोटिवेशन कि क्यों रिलेशन बिटवीन कंट्रीज चेंज होने को हम दिख रही। अगर हम देखें तो यूएई जो था वो काफ़ी अपोज करता था इसराइल को, पर अगर हम डीपली स्टडी करें तो आगे जाके देखते हैं विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन और विद द कमिंग अप ऑफ यूएस एज द सोल डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड, और हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यूएई की पॉलिसी में एक चेंज लाने के लिए, और वो फिर रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को, स्टेट ऑफ इसराइल। तो इसलिए इतना कह देना कि इकोनॉमिक कारण की वजह से हुए ये काफ़ी नहीं है, हमें उसका एक फैक्चुअल एक लॉजिकल रीज़न देना पड़ेगा, एक फैक्चुअल डाटा भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कि इस वजह से देखो ऐसे हुआ था। आपने अगर एकेडमिक डिसिप्लिन को स्टडी करना है तो आप मेरे एक प्रपोज मॉडल को अपने दिमाग में रख सकते हैं जिसका नाम है लैंग्वेज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन रिजल्ट। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन जो भी आपका सोशल साइंस में है उसके कॉम्प्रिहेंसिवनेस को अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। ये आपको मेक सेंस करेगा कि व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन इन अ सर्टेन वे। ठीक है, तो इसका हम पहला पार्ट देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। सिमिलर ये इसका भाव जाता है एकेडमिक सब्जेक्ट में, जहाँ पे लैंग्वेज की कंपोनेंट अपने अंदर समाये रखती है। लैंग्वेज has key elements of the academic discipline that functions as foundational framework containing key phenomena, essential ideas that researchers must internalize। वोगोस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो सेंट्रल है टू आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, allowing individuals to internalize कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मतलब हम लैंग्वेज के जरिए ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज को अपने दिमाग में बिठा पाते हैं
और उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लैंग्वेज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं कंटेनिंग नॉलेज। जैसे कि हम एग्जांपल लगाएं सोशियोलॉजी में, जहाँ पे हम सोशल मोबिलिटी, क्लास कन्फ्लिक्ट, इन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो रिसर्चर्स को एक डायरेक्शन मिलती है कि वो सोशल डायनामिक्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जो लैंग्वेज होती है वो एक तरह से ब्रिज का काम करती है बिटवीन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेज के बहुत सारे मल्टीफेसेड एस्पेक्ट्स होते हैं। जो भी आजकल एकेडमिक राइटिंग्स हमें सोशल साइंस में देखने को मिलती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं। अच्छा, एक रिसर्च कंडक्ट की गई ऑन 55 सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव इंटरव्यूज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। और इस मलेशियन रिसर्च में पाया गया कि English proficiency was considered as a perceived barrier to the academic success। जो कि स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इश्यूज। ये चीज़ें आपके आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्मेशन में काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाते हैं। और आपका थीसिस को अच्छा थीसिस बनाने के लिए आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट। इस स्टेज में क्या होता है, रिसर्चर्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बेसिक एलिमेंट्स को ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। जैसे कि मान लो इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है, उसके बिहेवियर को वो फिर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। और ये जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के, उनको एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क्स में, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में उनको समझना शुरू कर देते हैं। स्कॉलर जैसे कि लॉफर, उनका कहना था एक मेंटल इमेज और एक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फिनोमिना हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। हमें एक दिमाग में फिनोमिना क्रिएट हो जाता है सारा का सारा। कॉन्सेप्ट जैसे कि दरवाज़ा, टेबल, इनकी काफ़ी लो लेवल है एब्स्ट्रैक्शन की। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गए पर्सनैलिटी, जो कि डिफ़िकल्ट है टू विजुअलाइज। एग्जाम्पल ऑफ सच कंस्ट्रक्ट हम देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में, लीडरशिप में, डेमोक्रेसी में, कॉन्सेप्ट में। तो कहते हैं कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है रिप्रेजेंट करना आइडियाज को, थ्योरीज को, अपने लॉजिक्स को और अपने रिलेशनशिप को within the subject, within the academic subject for the study of human behavior। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आप एक स्ट्रक्चर देते हो अपने कॉन्सेप्ट को, इन्वेस्टिगेट करते हो आप एक पर्टिकुलर फिनोमिना को, और फिर आप विजुअलाइज करते हो कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं। एक आदमी को ये जानना बहुत ज़रूरी है और एक बाउंड्री को उन्हें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, ताकि वो एक आलतू फालतू के वेरिएबल्स को भी इकट्ठा ना कर लें। जब याद रखें, जब भी आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करनी है, आपने अपने टॉपिक को नैरो डाउन करना है, अप्रोच उसका नैरो डाउन करना है। उससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक फिनोमिना और स्पेसिफिक एग्रीमेंट को ही स्टडी करोगे। आप आलतू फालतू की चीज़ों को स्टडी नहीं करोगे। जब आप ऐसे सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा और वो भी एम्पिरिकल होगा, एविडेंस बेस्ड होगा, एकेडमिकली साउंड होगा। और जो इवेल्युएटर है उसे पता लगेगा कि आपने अपनी थ्योरीज के साथ इंडल्ज किया, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को साउंड बनाया, आपने अपने सब्जेक्ट के साथ क्रिटिकली इंगेज किया, आपने एक नया रिसर्च गैप भी निकाला है, आपने लिटरेचर रिव्यू भी किया और आपने न्यू इंसाइट्स और न्यू फिनोमिना को स्टडी भी किया। चौथा पार्ट होता है एप्लीकेशन।
ये सर्व करता है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे लाना है। रिसर्चर फिर टूल्स का यूज करते हैं, जैसे साइकोलॉजी में हम न्यूरल मैपिंग का यूज करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें और लोगों को दिखा सकें। देखिए कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपका ग्रे मैटर जो है ब्रेन का, वो कैसे स्टिमुलेट होता है, आपकी कैसे डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है। उसका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में, आइडियाज के फॉर्म में हम लिख के हम दुनिया को प्रेजेंट करते हैं। और फिर ये रिसर्च की फाइंडिंग्स को यूज किया जाता है टू मेक बेटर ह्यूमन लिविंग कंडीशन। जो पहले मैंने अपनी पहली लाइन में ही इस वीडियो के कहा है कि इधर अपनी कंडीशंस को, ह्यूमन को अच्छा करना या अपने एक पर्पस को ड्रॉ आउट करना। इसमें आपका बेसिकली होता है आपके की कंसेप्ट जो आपकी गाइड करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। फिर आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ होते हैं नॉलेज, जो आपकी फाउंडेशन रखते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन को। फिर आप यूज करते हैं क्वालिटेटिव, जो कि इंटरप्रिटेशन बेस्ड होती है, जो कि एनालिसिस बेस्ड होती है। फिर आप और साथ ही साथ आप क्वांटिटेटिव यूज करते हैं, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, सर्वे। फिर आप करते हैं रिसर्च टूल्स यूज, जिसकी वजह से आपको डाटा को प्रोक्योर करने में मदद मिलती है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, मान लो फेडरलिज्म पे कर रहे हैं कि कैसे स्टेट्स का रोल था फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में, तो जब तक आपको उसके सोर्सेज नहीं पता होंगे डाटा को स्टडी करने के, तब तक आप अपनी रिसर्च कंडक्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके एसोसिएटेड रिसर्च प्रोफेसर की बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, आपको गाइडेंस दे कैसे आपने रिसर्च क्वेश्चंस को ड्रॉ करना है, कैसे किन किन सोर्सेज से आपने रिसर्च को कंडक्ट करना है। जैसे आपने स्पीचेस को सुनना है, आपने वाइट पेपर डॉक्यूमेंट्स को सुनना है, आपने और भी अदर सोर्सेज को देखना है। आपने देखना है अगर आर्ग्यूमेंट फॉर्म करना है कि अगर पाकिस्तान ने वेपन्स एक्सपोर्ट किए ड्यूरिंग दी खालिस्तान इशू, तो इसका सोर्स क्या है, इसका सबूत क्या है। इसका सबूत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइट पेपर। और ये फिर मैं नहीं कहूँगा, ये ऑफिशियल सोर्सेज से हम प्रूव करेंगे कि देखो, एविडेंस बेस्ड। और वो जो ऑफिशियल सोर्स होगा उसके फर्दर अंदर इनसाइड एक एविडेंस बेस्ड होगा, काफ़ी नॉलेज होगी। तो रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस कह सकते हैं, backed by a lot of evidence which can go up to infinity as well, और partially infinity। चौथा पॉइंट आता है आपका रिसर्च का। रिसर्च का आइडिया ही यही है कि आप अपने आप को एंगेज करो स्कॉलरली आइडियाज के साथ, नॉलेज गैप्स को फाइंड आउट करो, अपने टॉपिक को नैरो डाउन करो। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ रिसर्च टॉपिक और एक नॉर्मल टॉपिक में फ़र्क क्या होता है। एक नॉर्मल टॉपिक ऐसा दिखेगा कि इंडिया चाइना पॉलिटिको रिलेशन 2000 से 2014, और एक रिसर्च टॉपिक ऐसा लगेगा कि तिब्बतियन रिफ्यूजीज इन इंडिया, अ फैक्टर इन इंडिया चाइना रिलेशन 2000 से 2014। ये अब पता लग रहा है कि आपने नैरो डाउन अप्रोच की है। अब आप एक स्पेसिफिक फिनोमिना, स्पेसिफिक चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जब भी आपने रिसर्च को कंडक्ट करना है, आपने क्लियर कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को दिमाग में याद रखना है, आपने होलिस्टिक एनालिसिस को अपने दिमाग में याद रखना है। फिर आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा इस होलिस्टिक डाटा में डाटा है जो मैं अपने हाइपोथेसिस को या अपने प्रपोज्ड आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने में मदद कर सकता हूँ। हमें आलतू फालतू के वेरिएबल से भी बचना है। हमें लिटरेचर रिव्यू को भी देखना है कि साइनोनिमस तो नहीं है, कोई मैच तो नहीं हो रहा एग्जिस्टिंग उसके साथ, हमारे एनालिसिस के साथ। कई बार ये होता है, हमें लगता है कि हमने भी तो वही बात करी है, रिसर्च जो ऑलरेडी लोगों ने कंडक्ट की है उसमें भी वही बात है। यही भी आपका लिटरेचर रिव्यू काम आता है और आपको इंश्योर करता है रिसर्चर को कि आपका जो रिसर्च गैप है
आपके नए प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस मतलब असम्पशन, उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। और रिसर्चर अपनी जो भी यूनिक अप्रोच अपनाएगा, चाहे वो इंटरव्यू से, चाहे वो ऑब्जर्वेशन से, चाहे वो स्टडी से, या चाहे वो थीमेटिक एनालिसिस से, उससे उसके काम की ओरिजिनलिटी पर फर्क पड़ेगा और हमें नए एनालिसिस ड्रॉ आउट मिलेंगे। जैसे कि अब मैं अपने टॉपिक की बात करूं, फेडरलिज्म कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता है, तो मैं देखूंगा कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को देखूंगा कि फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की, वो सेंटर के हाथों में है और स्टेट्स का बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं होता फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने में। पर मैं आर्ग्यू करूंगा कि स्टेट्स का रोल होता है फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने में। आप जम्मू कश्मीर की स्टडी लीजिए, आप रियलिस्टिक फैक्टर्स अप्लाई कीजिए, ज्योग्राफी अप्लाई कीजिए, आप एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखें स्टेट के लिए, आपको पता लगेगा जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने में। आपको ये भी पता लगेगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फैक्टर यूज करेंगे कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने भी काफी हद तक कई इश्यूज को सॉल्व करने में मदद नहीं की और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जम्मू और कश्मीर का रीजन एक काफी पोटेंशियल थ्रेट बना रहा बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसराइल और ईरान के केस में भी देखें, तो किन किन कारणों की वजह से इसराइल और ईरान में क्लोजनेस आती है, किन कारणों की वजह से वो अलग हो जाते हैं, किन कारणों की वजह से अरब स्टेट्स जो है वो इसराइल के साथ हाथ मिलाते हैं, उसमें हमको पता लगेगा इकोनॉमिक कारण है। हम उसमें और डेप्थ में जाएंगे, हम प्रूव करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक कारण है। उसके लिए हम इसराइल और यूएई की हिस्ट्री को पढ़ेंगे सारा, हम डेप्थ में डाटा एनालिसिस करेंगे, हम ऑफिशियल सोर्सेज को स्टडी करेंगे, फिर हम बाद में अपने प्रोफेसर से कंसल्ट करेंगे और टाइम टू टाइम हम अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है अपने प्रोफेसर्स को इवैल्यूएशन के लिए देंगे ताकि हमें पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो सके। और ये पीएचडी की डिग्री एक काफ़ी नॉवल चीज़ है। आप ईरान में भी देखेंगे काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं वो पीएचडी होल्डर्स हैं। आपको सरकार अगर जेआरएफ देती है फेलोशिप इंडिया में, तो उसका ये मकसद नहीं होता कि आप मौज करें, ऐश करें और आप वेले बैठ जाएं, या आप बस इंजॉय करें, जो मर्जी करें, आपको तो फ्री में मिले हैं क्योंकि आपने मेहनत की थी। आपके ये जो जेआरएफ के पैसे हैं, ये आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि जब आप रिसर्च कंडक्ट करोगे, कई बार आपका मन होगा कि मैं छोड़ ही दूं, कई बार आपका मन होगा कि मैं कुछ खा लूं, मतलब कुछ क्रेविंग्स होंगी आपको, मैं कुछ खा लूं, चलो टाइम पास कर लेते हैं, मेरे को तो आंसर मिल नहीं रहा। पर आपको अपने प्रोफेसर के टॉपिक दिए हुए टॉपिक पे भरोसा रखना होगा, आपको सारा होलिस्टिक एनालिसिस करना होगा, फिर जाके आपको आपके काम की बातें मिलेंगी जो आपके रिसर्च आर्ग्यूमेंट को प्रूव करेंगी। और यही होता है पूरी समरी क्वालिटेटिव रिसर्च की। फिर आपको अपने उस आर्ग्यूमेंट्स को साथ ही साथ साइड करना पड़ेगा, जिसमें ऑथर का नेम आएगा, डेट आएगी, फिर आपके रिसर्च पेपर का नाम आएगा और फिर पेज नंबर आएगा और फिर आपका लिंक आएगा उसको। तो ऐसे एक सिस्टमेटिक स्टडी बनती है। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? लैंग्वेज से। और पहुंचे कहाँ पे हम? प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ रिसर्च पे। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और कई बार यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि टीचर्स कई बार रिलक्टेंट होते हैं समझाने के लिए, उनको लगता है कि अगर आप उनकी जगह ले लोगे आगे जाके तो उनकी जॉब को खतरा है, पर ऐसा नहीं होता। आप अगर जॉब लोगे तो आप अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी से लोगे और आपको अगर सीट मिलेगी वो स्पेशल सीट मिलेगी, वो दूसरे की सीट खा के नहीं मिलेगी आपको। आपकी सीट आपको आपके काम से मिलेगी, आपकी पीएचडी से मिलेगी, आपकी जेआरएफ से मिलेगी। ये मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो,
चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट हो। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया के या किसी भी और व्यूज़ में नहीं आना है कि देखो जी यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे है ऐसे है, कुछ नहीं बनता। कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना बहुत बेटर है, 1000 गुना बेटर है। तो इसलिए अगर आप कुछ करेंगे तो आप खड़े होने के लायक होंगे, वरना आप इस रेस में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये रेस नहीं है, ये रेस आपकी आपके साथ ही है। क्योंकि बहुत बार आपका मोटिवेशन आप ही डिसाइड करोगे और आप ही अब अपना मोटिवेशन खुद गिराओगे। तो इसलिए आई होप कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है रिसर्च फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में, सोशल साइंस रिसर्च को समझने में, और कैसे इन सभी चीज़ों को हम जब समझते हैं हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने सब्जेक्ट की, अपने डिसिप्लिन की, और फिर जाके हम एक अच्छे रिसर्चर बनते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हमारे इंडिया में इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे तो कन्फ्लिक्ट कम होंगे, सरकार की बातें अच्छे से सुनेंगे, अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे। और ये एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आप कोई भी और गवर्नमेंटल जॉब्स या नॉन गवर्नमेंटल जॉब्स में देख ले, आपकी स्टडी, आपकी अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेज की बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग दें और कंट्री की यूथ को एक डायरेक्शन दें। एक डायरेक्शन लेस कंट्री, एक बिना रिसर्च ओरिएंटेड कंट्री हमेशा प्रोपोगंडा के घेरे में रहेगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे आपको कोई भी एक्सेस नहीं है रिसर्च कंडक्ट करने का, आपके पास बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है, तो आपकी सिटीजन्स को पता ही नहीं होता कि रियलिटी दुनिया में क्या चल रही है और उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। तो जाहिर सी बात है आप एज अ स्लेव ही फिर रह जाते हो सारी जिंदगी, और आपको लगता है कि जो मेरी लाइफ है वो अच्छी है, पर आपने कभी दुनिया देखी ही नहीं होती। आप जब सोशल साइंस की स्टडी करेंगे या इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट करने में। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में कैसे थ्रेट का काम करती हैं, कैसे हमास हिजबुल्ला जो है इसराइल को टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसराइल को सख्त रुख अपनाना पड़ता है क्योंकि उसकी कंट्री का साइज बहुत छोटा है, कैसे ईरान अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हट रहा। तो इस तरह के क्रिटिकल इश्यूज को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ेगी, और जो आपके इंडिया में क्रिटिकल इश्यूज होंगे आपको वो क्रिटिकल इशू सॉल्व करने की आप ताकत रखोगे, और आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, वेल गाइडेड, वेल एजुकेटेड पर्सन बनोगे इंडिया के, जो कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेज में सरकार आपसे मदद ज़रूर लेगी। सरकार आपसे मदद आपके मिनिस्ट्री में भी ले सकती है, आपके रिसर्च वर्क को भी सरकार एक्नॉलेज कर सकती है, या आपका रिसर्च वर्क पूरे इंडिया में फैल सकता है और काफ़ी स्टूडेंट इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आप कितना अपने सब्जेक्ट के साथ क्रिटिकली एंगेज करते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और अपना ध्यान रखें आप, और टेक केयर। थैंक यू।